आज दिनांक 27/10/2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल भाई रघुवर प्रसाद के तरफ से सभी पाठकों को धन्यवाद। आज जो है संघ उसका राज्य क्षेत्र के विषय में जो है आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि 4 तरह के 1950 में संविधान लागू होने के पहले 4 तरह के स्टेट थे। तो आइए कौन कौन तरह के स्टेट थे? क, ख, ग और घ। क में 9, ख में 9 और ग में 10 और केंद्र शासित और एक घ में 1। इस प्रकार के जो है 9 जो है केंद्र शासित, 28 जो है आपको 29 जो है 10 19 और फिर 9 एक 20 28 यानी 28 ये हुए। तो इस तरह के राज्य थे। तो आइए 4 तरह के राज्य थे। कौन कौन? क स्तर के राज्य, ख स्तर के राज्य, ग स्तर के राज्य और घ स्तर के राज्य। इसको मैंने आपको लिखा भी दिया था। अब वह कौन कौन क किसके तहत शासित होते थे और ख किसके तहत शासित होते थे और ग लेवल के राज्य किसके तहत शासित होते थे और घ लेवल के राज्य किसके तहत शासित होते थे, इसी के विषय में संघ उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ये तथ्य को आपको पढ़ना है। और ये बहुत बारीकी चीज है, इसको आगे निकल पढ़िएगा। आगे जो जो चलिएगा तो हम लोग इसके बाद चलेंगे नागरिकता पर। जब ये खत्म हो जाएगा टॉपिक तो सिटीजनशिप पर पढ़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं कि 1950 में संविधान ने 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के जो मैं राज्य बताया था क ख ग घ लेवल के राज्य, तो 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया। चार प्रकार से वर्गीकृत किया। भाग क मैंने आपको बता दिया था 9 राज्य थे। भाग क में क्या था भाई? भाग क और भाग ख, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ठीक है, घ ये क्षेत्र थे। 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। मैं आपको बता दिया हूं पिछले लेक्चर में, वही चीज है। क में 9, ख में 9, ग में क में 9, ख में 9 और ग में 10, घ में 1। यही राज्य थे, यानी 9, 9, 10 और 0, 1 यही राज्य थे। ठीक है, तो ये राज्य थे। तो आइए ये संख्या 29 तो हो गया। 10 और 9 19, 19 से 20 से 28, 28 से 29। तो ये सभी संख्या में 29 थे। ये सभी संख्या में 29 थे। सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ये सभी संख्या में 29 थे। 9 9 18 और 10 28 और 28 और 1 29।
तो ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। किसका था? गवर्नर का शासन था। भाग ख में नौ राज्य विधानमंडल के भाग ख में नौ राज्य हम बता दिए हैं। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल 9 में राज्य विधानमंडल के साथ शाही के विधानमंडल 9 राज्य विधानमंडल जो है विधानमंडल के साथ शाही शासन था। शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन भाग ग में मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। तो आप समझ जाइए कि 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। भाग क 9 राज्य, भाग ख 9 राज्य, भाग ग 10 राज्य, भाग ग 1 राज्य। इस प्रकार ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। अगर सवाल पूछ दे कि 1950 में जो संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से बांटा, बताइए भाग क में कितने राज्य थे? तो भाग क में 9 राज्य थे। अब याद लिख देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 9। तो आप 9 को मार दीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। आप कहेगा ख में कितने थे? तो 1 2 3 4 1 2 3 9, तो उसमें भी 9 मार दीजिएगा। पूछेगा ग में कितने राज्य थे? 1 2 3 4 और 10, तो 10 मारिएगा, सही हो जाएगा। पूछेगा भाग घ में कितने थे? 1 2 3 4, तो 1 मारिएगा। तो ये आपका सवाल बहुत बढ़िया से आप डील कर लेंगे और दिमाग में खाका भी बन जाएगा। तो ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। तो भाग क में पूछेगा किसका शासन था? तो मुख्यमंत्री का शासन था, प्रांतीय प्रांतीय गवर्नरों का शासन था, और शाही का शासन था, और ब्रिटिश राजा का शासन था। तो इसलिए ये गवर्नर का शासन था। जो जहां लिखा होगा उसी को सही मार दीजिएगा, ठीक है। अब भाग ख में 9 राज्य थे, आपको बता दिए। तो 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त का शासन था, ठीक है। किसका शासन था? मुख्य आयुक्त का शासन था। तो आइए चलते हैं, मुख्य आयुक्त का शासन किसमें था? भाग ग में। तो आइए आगे चलते हैं। और तथ्य क्या है इसको आप समझ लीजिएगा। 1950 के संविधान ने जो है आपको राज्यों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया था। कौन कौन? क ख ग घ। क में 9, ख में 9, ग में 10 और घ में 1। तो इस प्रकार 29 थे। आइए अब चलते हैं आगे और तथ्य क्या कहता है। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जानकारी की बात है, ये सब पढ़े रहिएगा तो आपके दिमाग में वैसे सेट हो जा रहा है। पढ़ाते समय
और कुछ पढ़ते समय, कुछ याद करते समय बहुत सेट हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। भाग ग में राज्य, भाग ग में राज्य, भाग ग में, भाग ग में राज्य, भाग ग में राज्य कुल 10 का, कुल 10 का, कुल 10 का केंद्रीकृत शासन था। कुल 10 का केंद्रीकृत शासन था, केंद्रीकृत शासन था, केंद्रीकृत शासन था, केंद्रीकृत शासन था। अंडमान और निकोबार द्वीप को अकेले भाग ख क्षेत्र में रखा गया। अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप को, अंडमान निकोबार द्वीप को, अंडमान निकोबार द्वीप को अकेले भाग घ क्षेत्र में रखा गया। द्वीप को अकेले, अकेले भाग घ क्षेत्र में रखा गया, घ क्षेत्र में रखा गया, अकेले भाग घ क्षेत्र में रखा गया। तो आप जान गए कि जब 1950 में संविधान ने भारतीय संघ में जो है राज्यों को वर्गीकृत किया। राज्य 4 तरह के थे, क लेवल के राज्य, ख लेवल के राज्य, ग लेवल के राज्य, घ लेवल के राज्य। क लेवल के राज्य में 9 राज्य थे। वह इस पर किसका अधिकार था? इस पर भारतीय ब्रिटिश गवर्नर का अधिकार था। और ख में किसका अधिकार था और ग में किसका अधिकार था, घ में किसका अधिकार था? तो आपको बता दिए कि राज्य विधानमंडल के जो आयुक्त होते थे उनका ख पर अधिकार था और ग में केंद्रीय मान ब्रिटिश केंद्र का अधिकार था, मान संघ का, यूनियन का अधिकार था। और घ में केवल जो है आपको घ में वो अंडमान निकोबार द्वीप था, वह जो अलग राज्य था और उस पर अंडमान निकोबार द्वीप पर जो है आपको अकेले अंडमान भाग ख क्षेत्र में रखा गया। ये भी सेंटर के ही अधीन आता था और इसको रखा गया। तो आप जान गए क ख ग घ, आपको एकदम रटा दिए हम कि भारतीय संविधान ने 1950 में जो है 4 तरह के राज्यों का वर्गीकरण किया। क लेवल के राज्य, ख लेवल के राज्य, ग लेवल के राज्य, घ लेवल के राज्य। क में 9, ख में 9, ग में 10 और घ में 1। बस हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब संघ और इसके राज्य क्षेत्र के विषय में आगे के तथ्यों पर आपको प्रकाश डालते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। धर आयोग एक था, धर आयोग, धर आयोग, धर आयोग और जेबीपी, 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 जेबीपी समिति, जेबीपी समिति, इसको याद रखिएगा। धर आयोग और जेबीपी समिति देशी रियासतों का शेष भारत में, देशी रियासतों का, देशी रियासतों का याद रखिएगा 552 देशी रियासतें थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो देशी रियासतों, देशी रियासतों का शेष भारत में, देशी रियासतों का शेष भारत में, शेष भारत में एकीकरण, एकीकरण, एकीकरण विशुद्ध, एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी, अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी व्यवस्था थी, अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, इस देश के विभिन्न भागों, इस देश के विभिन्न भागों, इस देश के विभिन्न भागों विशेष
विशेष रूप से दक्षिण से, विशेष रूप से दक्षिण से, विशेष रूप से दक्षिण से मांग, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी, मांग उठने लगी, मांग उठने लगी, मांग उठने लगी। क्या मांग उठी? देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण, देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थाई व्यवस्था थी। देशी रियासतें विशुद्ध रूप से इम्प्योर, प्योर, इम्प्योर, प्योर और गुड है, मनो मतलब विशुद्ध, शुद्ध से अच्छा जो होता है उसे विशुद्ध कहते हैं। तो शुद्ध से जो अच्छा होता है वो उसी का रूप विशुद्ध है। तो देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी देशी रियासतों का। इस देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी। कहां से मांग उठी? दक्षिण भारत से मांग उठने लगी। क्या मांग उठने लगी? क्या मांग उठने लगी? कि राज्यों का भाषा के आधार पर लगी, कि राज्यों का भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो, पुनर्गठन हो, पुनर्गठन हो, भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो, ये मांग उठने लगी। तो देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। कब? 1950 में। इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का अब गठन हो नए सिरे से और राज्य बने भाषा के आधार पर, पुनर्गठन हो, नए राज्य जो बने उनका पुनर्गठन हो। और संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है तो संघ के अधिकार क्षेत्र में आता तो नए राज्यों का गठन हो और उसका जो भाषा के आधार पर गठन हो, यह मांग उठने लगी। कहां से? दक्षिण भारत से। आइए आगे चलते हैं क्या हुआ, आइए आगे चलते हैं क्या हुआ। तो जब मांग उठने लगी, तो यही धर आयोग और जेबीपी समिति, जब मांग उठने लगी तो धर आयोग और जेबीपी समिति मांग उठने लगी। तो जून 1948 में भारत सरकार ने यश के धर की अध्यक्षता में, यश के धर की अध्यक्षता में, यश के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। दिसंबर 1948 में पेश की। अब आइए पूछ दे धर आयोग किससे संबंधित है? तो सवाल कठिन हो जाएगा। धर आयोग किससे संबंधित है? अगर यही पूछ दे धर आयोग भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या हो, धर आयोग केंद्र और राज्य में मीठा संबंध बना रहे, धर आयोग
केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध का मूल्यांकन करे। धर आयोग राज्य के हित के लिए सुरक्षा करे का निर्णय ले। इसमें से कौन सही है? तो आप अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो कहिएगा हो सकता है धर आयोग पढ़े नहीं है, ये राज्य की सुरक्षा के लिए लिखा हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये जून 1948 में भारत सरकार एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। कहा कि नहीं तो आप मानिएगा कि नहीं, धर आयोग का संबंध जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, यही रिपोर्ट दिया। तो पेश की तो आयोग ने सिफारिश की, आयोग ने सिफारिश की। कौन आयोग? धर आयोग। आयोग ने सिफारिश की, आयोग ने सिफारिश की, आयोग ने सिफारिश की, आयोग ने सिफारिश की, आयोग ने सिफारिश की आयोग ने सिफारिश की राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय भाषाई पुनर्गठन की बजाय पुनर्गठन, भाषाई पुनर्गठन, पुनर्गठन, भाषाई पुनर्गठन के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। ठीक है। तो यह सवाल यह उठता है कि धर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई? तो सवाल करेगा कि भाषाई पुनर्गठन आयोग के फैसला के लिए की गई, लेकिन उसका रिपोर्ट क्या आया? तो उसका रिपोर्ट आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न हो, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। कैसे प्रशासन चलाया जाएगा उसी के आधार पर उस राज्य का नामकरण किया जाए। तो इसने धर आयोग ने अपने सुझाव में दिया। तो इसको आप याद रखिएगा, भाषाई आधार, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष एसके धर हैं, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों का पुनर्गठन हो। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप पढ़िएगा तो बड़ी मजा आएगा। अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, इधर उधर दिमाग लगाने से बढ़िया है कि आप अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, और समाज का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। ठीक है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको अक्षर ज्ञान हो गया है तो अक्षर ज्ञान को आगे बढ़ाइए, और जो अच्छी अच्छी चीजों का अवलोकन करिए और इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। मेरा यही आपसे कहना है, अनुरोध है। और कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई जो मेहनत करे उसको परिणाम नहीं मिलता, परिणाम जरूर मिलता है। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया, इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया, असंतोष फैल गया। किससे भाई? धर आयोग की सिफारिश से। सिफारिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन को दिया कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का गठन हो, भाषा के आधार पर नहीं हुआ। जब हुआ तो दक्षिण भारत में आंदोलन हुआ कि धर आयोग मुर्दाबाद, धर आयोग मुर्दाबाद, धर आयोग मुर्दाबाद। इस तरह के नारे होने लगे, असंतोष फैल गया, जहां कहता है पूरा बवाल हो गया। तो इस तरह से इसे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम यह हुआ, परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में
दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। एक अन्य प्रांत भाषाई समिति, प्रांत भाषाई समिति, अन्य प्रांत भाषाई समिति, अन्य प्रांत भाषाई समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जे से JBP, तो जे से जवाहरलाल नेहरू, अब बी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। पी से पट्टाभी सीतारमैया, शामिल थे। जब वह फेल कर गया तब जब लगा हल्ला होने कि नहीं धर आयोग मुर्दाबाद, ये तो भाषा के आधार पर नहीं कर रहा है, तो प्रशासकीय सुविधा के आधार पर कर रहा है, तो उस आग को सुलझाने के लिए दिसंबर 1948 में एक अन्य प्रांत भाषाई समिति गठन किया गया। वो क्या, उसमें कौन कौन थे? इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता, पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। अब जिसे नेहरू वल्लभ भाई पटेल से, जिसे JBP समिति के रूप में जाना गया, इसी को JBP समिति के रूप में जाना गया। JBP समिति के रूप में जाना गया। ठीक, अगर पूछ दिया जाए आपसे इंटरव्यू में JBP समिति से आप अवगत हैं, या पूछ दे पूरा 2 लाइन लिख के JBP समिति का संबंध जो है प्रांतीय प्रांत भाषाई समिति से संबंध है, प्रांत भाषाई समिति से नहीं है, प्रांतों में प्रशासकीय व्यवस्था अच्छे ढंग से लागू हो से संबंध है, और जो है इसको प्रशासकीय ढंग से लागू करने के समर्थन में नहीं है, तो आप अगर पढ़े रहिएगा JBP समिति, तो आप जरूर उत्तर में मारिएगा कि JBP समिति का संबंध प्रांतीय भाषाई समिति के गठन से संबंधित है। सवाल आपका सही हो जाएगा और मजा भी आएगा पढ़ने में, और लिखने में भी मजा आएगा। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहिए, इच्छा शक्ति के आधार पर पढ़ना चाहिए, प्रेशर के आधार पर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यही JBP, इसी को JBP समिति के नाम से जाना गया। तो कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि JBP समिति के विषय में जानते हैं, तो बता दीजिएगा कि JBP समिति वह समिति है, इसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया 3 व्यक्ति का नाम है। इन लोगों को जो है प्रांतीय भाषाई समिति के रूप में धर आयोग ने जो रिपोर्ट किया था, उस रिपोर्ट के जो है विरोध में दंगा हुआ दक्षिण में, तो उसी को शांत करने के लिए JBP समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 में। ठीक है, तो अब और आगे आइए, आपको बताते हैं कुछ और नॉलेज है इसमें, ले लीजिए। तो JBP समिति के विषय में जान गए, आपका GS तैयार हो गया, आपका व्याख्या भी हो गया, आपको लिखने के लिए आएगा तो ये भी लिख लीजिएगा। इसलिए यह संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र को पढ़ते समय बहुत सारे ज्ञान की अभिवृद्धि आपको हो जाएगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, और सब विषयों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। तो आइए, इसने अपनी रिपोर्ट, किसने? JBP रिपोर्ट, इसने
अपनी रिपोर्ट इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। अप्रैल 1949 में पेश की। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1950 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया। औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। ठीक। किंतु 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो जब रिपोर्ट ने जेबीपी रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, दे दिया। किंतु 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये किसने भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए, कौन समिति दिया? जेबीपी समिति, धर आयोग, फजल अली आयोग और साइमन कमीशन। ठीक। तो आप साइमन कमीशन, तो आप इसमें फेरा में पड़ जाइएगा। हो सकता है साइमन कमीशन में कहीं भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सके, यही मान तो कंफर्म रहिएगा। तो इसलिए जेबीपी समिति को ही रखिएगा कि राज्यों का गठन जो है आपको भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो ये किसने किया? जेबीपी समिति ने किया। तो भाषा क्या आग लगाने का काम जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जन्मदाता हैं। वही कहे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना चाहिए। इसलिए जौन जौन एरिया के लोग जौन जौन भाषा बोलते थे उसी भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो गया। तो अब का चिल्लाते हैं कि हिंदी राष्ट्र की भाषा है, हिंदी राष्ट्र की मातृभाषा है और ये पूरे राष्ट्र में लागू होना चाहिए। कैसे हो जाएगा? आग लगाने वाले तो जेएल नेहरू ही थे
अब कैसे कर देंगे? तो आप इस बात को जान जाइए असली बात कि आग लगाने वाले जेबीपी समिति थी। अब वह जेबीपी समिति का खानदान हो, कहता हो कि नहीं हिंदी राष्ट्र की भाषा है, इसके सामने बहुत बहुत चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां को पैदा करने वाला जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। उस समय ने उनको कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। राजनीति के चलते उन्होंने कहा जहां जहां भाषा है वो भाषा का एक राज अलग बना दीजिए, उतने आदमियों का एक राज अलग बना दीजिए। तो यही तो हुआ। तो ये रही बात जब मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करके आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तो ये आप जान गए मद्रास से कौन अलग हुआ और क्या नाम पड़ा? आंध्र प्रदेश। क्या पड़ा? आंध्र प्रदेश। किसके सिफारिश पर? तो जेबीपी समिति के सिफारिश पर। तो इसमें कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। ये तीन आदमी ने सिफारिश की कि नहीं राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो आप समझ जाइए कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, देश की नेताओं के साथ क्या समस्या आती है और कैसे निर्णय लेते हैं। आइए आगे चलिए। इसके लिए जब आंध्र प्रदेश बन गया तो इसके लिए जब आंध्र प्रदेश मद्रास से कट के तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना दिया गया तो इसके लिए लंबा विरोध आंदोलन हुआ। लंबा विरोध आंदोलन हुआ। लंबा विरोध आंदोलन हुआ जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया। तो राज्य के गठन के आधार पर कितना बवाल हुआ? एक तो आपको जेबीपी समिति आई, एक धर आयोग आई और जो ने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट के आधार पर आंदोलन हुआ। आंदोलन में 56 दिनों का जो है विरोध हुआ, भूख हड़ताल हुआ। श्री पोट्टू रामुलु का निधन हो गया। उसके बाद मामला थमा नहीं तो फजल अली आयोग का गठन किया गया। तब जब ये मामला नहीं थमा तो फजल अली आयोग का गठन किया गया, जो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। फजल अली आयोग क्या है तो मैं आपको कल बताऊंगा कि फजल अली आयोग क्या है। तो कल मैं आपको बताऊंगा फजल अली आयोग। अब इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे आपस में। फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग के विषय में कल चर्चा करेंगे। तो आज इतने ही रहने दीजिए। अभी हम छठ के त्योहार में अभी ड्यूटी में जाएंगे, इसलिए आपको इतना ज्ञान दे दिए। तो मेरे पाठकों को जो है मेरे तरफ से आज छठ के अवसर पर जो भी मनाते हो, नहीं मनाते हो, सुनते हो, समझते बुझते हो, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।